अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का केस एशरमैन सिंड्रोम के बारे में। ये बेसिकली इंट्रा यूट्राइन एडहेजन्स हो जाती हैं आफ्टर सम टाइप ऑफ सर्जरी। इस केस को आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और देखते हैं इसके प्रोस्पेक्ट्स आगे पेशेंट्स के ऊपर जो है ना वो इसके क्या इफेक्ट होते हैं। डिस्कशन पॉइंट्स ये हैं जी, व्हाट इज एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम है क्या, इसकी कॉजेज क्या हैं और इसकी सिम्टम्स क्या हैं, पेशेंट किस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पेशेंट की क्या होगी, अल्ट्रासाउंड पे क्या फाइंडिंग्स हमें नजर आएंगी और इसका जो ट्रीटमेंट है तो वो कौन सा है, और प्रेगनेंसी के चांसेस जो है ना वो एशरमैन सिंड्रोम के साथ कितने हैं और इस रिस्क पे कौन से जो है ना वो खवातीन होती हैं एशरमैन सिंड्रोम के। तो आए जी, इस को बाकायदा तौर पे हम जो है ना वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन जो है ना ये सारी चीज़ें डिटेल में हम जो है ना डिस्कशन में लाते हैं। एशरमैन सिंड्रोम बेसिकली इंट्रा यूट्राइन एडहेजन्स हैं, ठीक है जी। और ये इससे इंटरप्शन हो जाती है एंडोमेट्रियम की, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, और ये कहीं जाके एडहेजन हो जाती है मायोमेट्रियम के साथ, ठीक है ना जी। और इट अकर्स व्हेन स्कार टिश्यू फॉर्म्स इनसाइड द यूट्रस एंड और द सर्विक्स। ये बेसिकली कोई भी लाइक सर्जरी हुई है, सिजेरियन सेक्शन हुआ है या डीएनसी जो है ना वो कराई गई है, तो उसकी वजह से जो स्कारिंग हो जाती है यूट्रस की, तो उससे एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है उसकी जो एडहेजन, उसकी जो वो जाके टिथरिंग हो जाती है उसकी उस स्कार साइट के साथ, उसके साथ वो जुड़ जाती है। तो उस वजह से जो है ना इसको फिर हम जो है ना कहते हैं शर्मैन सिंड्रोम, ठीक है जी। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी कि जो टीथरिंग होती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग की स्कार के साथ, स्कार यूट्राइन स्कार किसी वजह से भी जो बना हुआ है सिजेरियन सेक्शन की वजह से, डीएनसी की वजह से, डायलेटेशन एंड करोटाज, जो मिस कैरेज में सफाई वगैरह खवातीन कराती हैं, उसमें स्कार साइट उसके साथ टीथरिंग हो जाती है, उसके साथ जाके जुड़ जाता है, उसको एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। इसकी कॉजेज क्या है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इसकी कॉजेज जो है ये सीवियर डायलेटेशन एंड करोटाज है, डीएनसी सेवरल, अगर बार बार डीएनसी करवाए जा रहे हैं जी, ठीक है जी, उस वजह से भी जो है ना वो एशरमैन सिंड्रोम हो जाती है। ये ना एक साइड पे पिक्चर लगी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ठीक है जी। और ये यहाँ पे स्कार साइड थी, ये सीजरियन सेक्शन वाला केस था मेरे पास आया, तो उसकी जो है ना यहाँ पे स्कार साइड के साथ एंडोमेट्रियल लाइनिंग की टीथरिंग होगी, यहाँ पे एडहीजन होगी, यहाँ पे आके ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग स्कार साइड के साथ जुड़ गई, हालांकि इसको इधर सीधा जाना चाहिए था बैक साइड पे, ठीक है ना जी, ये सर्विक्स वाली साइड पे, लोअर यूट्राइन साइड में, लेकिन ये यहाँ पे आके इसकी टीथरिंग होगी। ठीक हो गया जी। एक तो ये होगा कि बार बार डीएनसी कराई जा रही है, इसका कोई ना कोई प्रोसीजर हो रहा है यूट्रस का, उसकी वजह से स्कारिंग होगी यूट्रस की, एक रीजन ये हो सकती है। दूसरा सीवियर पेल्विक इन्फेक्शन है जी, ठीक है जी, जिसका सर्जरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हुआ, और दूसरा ये है कि इन्फेक्शन के बाद ट्यूबरकुलोसिस या इस तरह की कंडीशन डेवलप होगी, तो उसमें भी चांसेस हैं एशरमैन सिंड्रोम के डेवलप होने के। आगे जी क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन या सिम्टम्स क्या होंगे कि पेशेंट किस अलामात के साथ जो है ना वो डॉक्टर के पास जाएगा। नंबर एक, जो इसमें सबसे बड़ा जो खवातीन में होता है वो है इनफर्टिलिटी। ये इसमें कंसीव ही नहीं कर पा रही, माँ जो खातून है वो कंसीव नहीं कर पा रही, मतलब वो हमल ही नहीं ठहरा। इसकी मेन सिम्टम, मेन जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी इसके साथ हो जाएंगे डॉक्टर के पास के भाई हर तरह का हर बार में ट्रीटमेंट जो है ना वो यूज कर रही है, लेकिन ये कि जो है ना कंसीव नहीं कर पा रहे। दूसरा, प्रेगनेंसी लॉस, अगर कंसीव कर लिया है तो उसमें फिर जो है ना वो हमल ठहरता नहीं है, मिसकैरेजेस हो रहे हैं बार बार, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे जो एक इसमें बड़ी अलामत होगी खवातीन में वो है सेकेंडरी एमिनोरिया। ये जो है ना बिल्कुल ही जो है ना माहवारी आना ही बंद हो गई है, या माहवारी आ रही है तो बिल्कुल बहुत थोड़ी आ रही है, या फिर डिसमिनोरिया है, आ रही है तो बहुत पेनफुल है। इन अलामत के साथ भी जो है ना खवातीन डॉक्टर के पास जो है ना वो जाएंगी कि ये वाले मामला आ रहे हैं। और साथ फिर ये कि एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल पेल्विक पेन के साथ भी जो है ना वो ये प्रेजेंट कर सकती हैं। और इसमें जो है ना प्रेगनेंसी कंसीव करने के जैसे पहले जिक्र किया है कि वो इनएबिलिटी होती है, और फिर जो अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर ये मिसकैरेज के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। तो इन सिम्टम्स के साथ जो है ना पेशेंट जो है ना डॉक्टर के पास प्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी, अल्ट्रासाउंड पे क्या फाइंडिंग नजर आती है, ये बेसिकली यहाँ डिस्कशन करने वाला पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो लेफ्ट साइड पे स्क्रीन के, ये यूट्रस है सारी, यहाँ पे ये मैरो का ये निशान आ रहा है तीर का, और ये सेंटर पे ये सारा मायोमेट्रियम है, ठीक है। ये फंडल पोर्शन है, ये मिड सेगमेंट है, ये लो सेगमेंट है, ये सर्विक्स है, ये वेजाइनल कैनाल है। अच्छा, ये दरमियान में जो है ये एंडोमेट्रियम है। अब इसका जो ये वाली जो पिक्चर लगाई है मैंने, ये बेसिकली पेशेंट के इससे पहले एक सीजरियन सेक्शन हो चुका था, अब उसके बाद ये कंसीव ही नहीं कर पा रही, उन्होंने बड़ी जो है ना वो मेथड ट्राई की है। तो अब अल्ट्रासाउंड पे आप देख सकते हैं कि ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, बजाय ये स्ट्रेट नीचे लो यूट्राइन सेगमेंट में जाने के, यहाँ पे जो सीजेरियन सेक्शन का स्कार था उसके साथ जाके ये जुड़ गई है, टीथरिंग हो गई है इसकी, जिसकी वजह से कोई भी इसको जो है ना वो हमल नहीं ठहर रहा था, कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। इस सिम्टम के साथ जो है ना ये प्रेजेंट आई अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो ये है बेसिकली कि टीथरिंग होगी एंडोमेट्रियम की, टीथरिंग होगी एंडोमेट्रियम टू द स्कार साइट, ठीक है जी। या एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है ना अल्ट्रासाउंड को इंटरप्टेड होगी, ठीक है जी। अगर इस तरह का बिल्कुल, ये तो बहुत क्लियर नजर आ रहा है ना, यहाँ पे स्कार साइट के साथ यहाँ पे जुड़ गई है। अगर नहीं है तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग की इंटरप्शन होगी बिल्कुल, या फिर जो है ना उसमें जो है ना कोई फोकाई नजर आएंगे। एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल जंक्शन जो है ना वो बड़ा इनडिस्टिंक्ट होगा, क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, जैसे ऊपर से ये मायोमेट्रियम है और ये एंडोमेट्रियल जो है ना वो जंक्शन क्लियर है, ठीक है जी। और अगर ये है कि एंडोमेट्रियल की एंडोमेट्रियम जो है इसकी थिकनेस 6 mm से कम है, और उसके बाद बार बार हार्मोनल थेरेपी भी कराई जा रही है, लेकिन ये है कि कंसीव नहीं कर पा रहे, और ओवरीज भी नॉर्मल है, तो उसमें भी फिर जो है ना सस्पेंशन रहती है कि एशरमैन सिंड्रोम ही ना हो। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जिसको मजीद जो है ना डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। अगला पॉइंट है कि क्या इसका जो है ना कोई इलाज है। यहाँ पे इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टीथरिंग हुई हुई एंडोमेट्रियम यहाँ आके जुड़ गई है जनाब, इसका साइड के बजाय कि यहाँ नीचे जाने के, इसलिए यहाँ आके जुड़ गई, इसी वजह से सारे मामला इसके जो है ना वो ऊपर नीचे हो गए हैं, खराब हुए हैं।
अच्छा, इसकी जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली इस स्कार साइट को हमने कट करना है, रिमूव करना है थ्रू हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी बेसिकली ये है कि वेजाइनल कैनाल थ्रू सर्विक्स जो है ना कैमरा और इंस्ट्रूमेंट जो है ना इंसर्ट करते हैं, और जो स्कार साइट है उसको हम जो है ना सर्जिकली यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये एक इसका जो है ना वो अभी तक जो ट्रीटमेंट है वो यूज हो रहा है जी। आगे चलते हैं जी। इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस कितने हैं जी? क्या आप एशरमैन सिंड्रोम के साथ क्या प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। मिसकैरेज के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है जी। और इसमें रीज़न ये है कि जो एडिशंस होती हैं यूट्रस की, जो वॉल के साथ एडिशंस होती हैं, वो जगह ही नहीं प्रोवाइड करती कि बच्चा वहाँ पे जो है ना वो बड़ा हो सके बच्चेदानी के अंदर। ठीक है ना जी। यहाँ पे इसने एडिशन कर लिया, अब इसने स्पेस ही प्रोवाइड नहीं करनी कि वो कैसे जो है ना बच्चेदानी के जो अंदर जो है ना वो बच्चे का घर बनेगा और आगे वो डेवलप हो सके। तो इसमें फिर रिकरेंट मिसकैरेजेस, अगर पहले तो हमें ठहरेगा नहीं, अगर कंसीव कर लिया तो फिर रिकरेंट मिसकैरेजेस के चांसेस जो है ना इसमें वो बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट है जी कि इसका रिस्क क्या है जी। हिस्ट्री ये है कि अगर 3 से ज़्यादा अबॉर्शंस हो गई हैं तो आपका जो है एशरमैन सिंड्रोम डेवलप करने का जो है वो 4.6 टाइम्स जो है ना वो रिस्क होता है। ठीक है जी। तो 3 से ज़्यादा अबॉर्शंस अगर हो गई हैं तो वो मेन फैक्टर होता है कि ये आपका 4.6 टाइम्स जो है ना एशरमैन सिंड्रोम डेवलप करने का जो है ना वो रिस्क बढ़ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। ये एशरमैन सिंड्रोम में बेसिकली इंट्रा यूट्राइन एडहियंस हैं, ठीक है, एंडोमेट्रियम की टू द स्कार साइट। ठीक है जी। और इसकी वजह से फिर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, मेंसेस ज़्यादा आते हैं, कम आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, पेनफुल आते हैं, प्रेगनेंसी आप जो है ना वो कंसीव नहीं कर पा रहे, अगर कंसीव कर रहे हैं तो मिसकैरेजेस हो रहे हैं। और ये वो वाला सिंड्रोम है जो बेसिकली ये ओवरलुक हो जाती है डॉक्टर्स के पास। बार बार जो है ना वो माएँ जा रही हैं, खवातीन जा रही हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन समझ नहीं आ रही होती कि ये सारे मामला जो हो रहे हैं तो इसके बिहाइंड रीजन क्या है। तो अल्ट्रासाउंड पे अगर एक्सपर्ट सोनोलॉजिस्ट है तो वो इसको बड़ी अच्छी तरीके से पिक कर लेगा। अगर ये पिक हो गया तो ज़ाहिर है उसके बाद बाकी जो टेस्ट है, स्टेरोस्कोपी है, उससे इसको बिल्कुल क्लियरली जो है ना ये फिर विजुलाइज करके तो जो स्कार है उसको फिर सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। तो उसमें फिर ज़ाहिर है आगे ट्रीटमेंट के साथ जो है ना वो चांसेस काफ़ी सारे जो है ना वो बेहतर हो जाते हैं। और सिम्टम्स भी जो पेशेंट की जिस तकलीफ में होता है, एब्डोमिनल पेन है, पेल्विक पेन है, या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक जो है ना सबसाइड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये केस पसंद आएगा जी। आपने जरूर इसके बारे में अपने कमेंट भी देने हैं, वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। आपको बहुत शुक्रिया।